नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी उत्तराखंड वाली सीरीज़ में। और हमने पढ़ा था उत्तराखंड का लोकेशन क्या है, उत्तराखंड के जो स्टेट हैं उसके फीचर्स क्या हैं मेन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसकी सीमाएं कौन कौन से देशों से लगती है और उसके कौन कौन से ज़िले हमारे आंतरिक राज्यों को टच करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि उसके भौतिक भौगोलिक फीचर कौन है, यानी कि पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टॉन्स नदी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में तराई। तो आइए देखते हैं, यह है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि भारत के भौतिक विभाजन, यानी कि भौतिक विभाजन क्या होता है। ज्योग्राफी या रिलीफ के अनुसार, रिलीफ को हिंदी में उच्चावच कहते हैं, रिलीफ के अनुसार या फीचर्स के अनुसार, ज्योग्राफिकल फीचर्स के अनुसार पर्वत, पठार, मैदान, जैसे कि इस बेस पर हम अपने उत्तराखंड राज्य को कितने भागों में बांटते हैं वही बताया गया है। तो टोटल 8 भागों में इसको बांटते हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 भागों में। और कौन कौन से भाग हैं तो देख सकते हैं कि पहला भाग है गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा है तराई वाला क्षेत्र या तराई भी बोलते हैं, तीसरा है भाबर क्षेत्र, ये है, और चौथा है शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ये बताओ कि मसूरी और नागटिब्बा रेंज, नागटिब्बा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय की कौन सी श्रेणियों के अंतर्गत आती है। हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, 4 श्रेणियाँ हैं, तो उनके कौन सी श्रेणी के अंतर्गत ये रेंज आती है, ये पूछा जाता है हमेशा उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में। और एक आपको ये बताना है कि जो बाजपुर और काशीपुर वाला क्षेत्र है ये हिमालय के कौन से, इनमें से कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है। अब हम आगे चलेंगे तो गंगा का मैदानी क्षेत्र देख लेते हैं। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा देखो आपको पता है कि हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है और उससे पहले वो शिवालिक रेंज से महान श्रेणी से होते हुए, हिमालय की लघु श्रेणी से होते हुए, शिवालिक को काटते हुए और मैदानी क्षेत्र में आपके हरिद्वार से प्रवेश करती है। हरिद्वार का अधिकांश भाग जो है वो गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। और यह क्षेत्र क्या है, गंगा नदी आदि द्वारा लाए गए महीन कणों, अवसादों, कांप मिट्टी द्वारा या बालू या कीचड़ के द्वारा बनाया गया है। आप जानते हैं कि जो नदियां हैं अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, और जब नदी अपना अवसाद बहुत ज़्यादा दूर तक वहन नहीं कर पाती है, ज़्यादा दूर तक उसको लेके नहीं जा पाती है, तो क्या करती है, जहाँ पर भी उसका ढाल कम होता है वहाँ पर बिछा देती है। तो हरिद्वार काइंड ऑफ क्षेत्र है कि वहाँ पर नदी अपने साथ जो सेडिमेंट लाया रहता है उसको बिछा देती है, और वो बहुत महीन रहता है, इसलिए उसको कांप मिट्टी बोला जाता है। ये जो खादर और बांगर है वो क्या है, तो इन्होंने तो यहाँ पर बहुत ही सीमित शब्दों में बताया है, लेकिन जो बांगर होता है असल में बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी का क्षेत्र होता है। लेकिन ये जैसे नदी है, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये हर साल अपने साथ मिट्टी लाती है, तो जो पुरानी मिट्टी होती है इसके द्वारा लाई हुई पुरानी मिट्टी, वो होता है आपका बांगर, और जो नई मिट्टी होती है, नई मिट्टी, उसको कहते हैं खादर। मैदानी क्षेत्र है तो इसमें क्या है, सड़क और रेल मार्गों से यह जुड़ा हुआ है। रेल आपको पता है कि मैदानी क्षेत्रों में ही ज़्यादा विकसित होती है। आगे देखते हैं यहाँ पर तराई क्षेत्र क्या है। तो तराई क्षेत्र आपका मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर तक अवस्थित है। ये है आपके काम की चीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है कि औरंगाबाद, ज्वालापुर कहाँ है, हरिद्वार में, सितारगंज, बाजपुर आपका कहाँ है, ऊधम सिंह नगर में, काशीपुर ऊधम सिंह नगर में, काटीमा ऊधम सिंह नगर में, और रुद्रपुर भी ऊधम सिंह नगर में। तो बेसिकली 2 ही ज़िले हमारे मैदानी ज़िले हैं, ठीक है, जो मैदान और तराई के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में कुमाऊं एवं गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के भी लोग बसे हुए हैं, ठीक है। तो केवल गढ़वाल ही नहीं है, और जगह के भी हैं। सिख आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, जो नानक मत्ता साइड है। भाबर क्षेत्र देख लेते हैं, भाबर क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो जो शिवालिक क्रम है, शिवालिक के ठीक दक्षिण में आपको 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है वो आपको भाबर क्षेत्र देखने को मिलेगा। भाबर क्षेत्र काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है। तो इसी तरह इसमें अगर क्रम की बात की जाए तो जैसे ये पहाड़ी है, तो ये पहाड़ी शिवालिक हो जाएगी। शिवालिक से नीचे जैसे नदी नीचे उतरती है तो यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर लेती है अपने लाए हुए,
तो इसी मोटे कंकड़ पत्थर वाले एरिया को भाबर भाबर कहते हैं। ठीक है, फिर महीन कण बिछाती अपने द्वारा लाए हुए, इसको कहते हैं तराई। यहाँ पर नदी लुप्त हो जाती है इस वाले एरिया में, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं तो इसके अंदर से होकर के प्रवाहित होती है और इस क्षेत्र में पुनः दोबारा दिखाई देती है नदी और फिर आगे चलती है तो मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है। ठीक है, ये है आपका मैदानी क्षेत्र। और इसी मैदानी क्षेत्र में होते हैं आपके बांगर। क्या होते हैं? बांगर और खादर। तो जो बांगर होता है वो पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, जिसमें छोटे छोटे इस तरह के पत्थर, आपको बालू के पत्थर या सैंडस्टोन छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जबकि ये जो खादर वाली मिट्टी होती है ये उपजाऊ होती है और इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं हम। बांगर मिट्टी वही है, आपने बांगर सीमेंट सुना होगा, वो इसी से बनता है और एक तरह से बाढ़ द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी का क्षेत्र होता है ये। तो ये एक सीक्वेंस भी देख लिया हमने। तो आगे चलते हैं, शिवालिक की विशेषताएं देख लेते हैं। शिवालिक क्षेत्र भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित है, जैसा कि अभी बताया गया है। और पहाड़ियों को उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो शिवालिक क्षेत्र है इसका दूसरा नाम है बाह्य हिमालय और यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी छोर पर स्थित है। तो इसकी भी एक श्रेणियां हैं, यहीं पर बता देती हूँ मैं विभाजन। जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, आपको पता है कि एक खंड था इधर से, जो चाइना वाला खंड है, इसको कहते थे क्या? गोंडवाना लैंड, और इसको कहते थे अंगारा लैंड। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और बीच में क्या था? टैथिस सी। क्या था? टैथिस सी। तो इसमें जो मलबा था, इसी के ऊपर उठने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो एक ही बार में हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है ना। ये जो एक दूसरे की तरफ खिसके हैं, ये भूखंड, ये जो मलबा था यहाँ पर, इस मलबा के एकदम से उठने पर हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई है, जबकि इसमें सालों लगे हैं। तो जब एक बार ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिसके और पहली बार यहाँ से मलबा ऊपर उठा तो क्या बना? जन्म हुआ ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का। किसका? क्या बनी? ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ। फिर दोबारा एक और जोर से धक्का लगा तो सबसे ऊंची श्रेणियाँ बनी। कौन सी? कौन सी? महान हिमालय। फिर दोबारा से एक बार धक्का लगा, कई सालों तक की प्रक्रिया है, तो एक दो दोबारा से धक्का लगा तो फिर बनी लघु हिमालय या मध्य हिमालय। फिर दोबारा से एक बार धक्का लगा, दोनों एक दूसरे से टकराई प्लेटें, तो फिर बना आपका शिवालिक। और यही आपको आउटर हिमालय के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं निवास करते हैं। और बाह्य हिमालय इसलिए है कि सबसे बाहर है ये, अगर इधर से देखा जाए तो। ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ, एक मिनट। इधर से देखा जाए तो बाह्य हिमालय सबसे ये वाला है, ये शिवालिक है। ठीक है ना, इसी को आउटर हिमालय भी बोला जाता है और इसी की ऊंचाई सबसे कम है। और जो सबसे उधर है ट्रांस हिमालय, उसकी भी कम ही है, क्योंकि ये दोनों उतना तेज़ एक दूसरे से नहीं टकराए थे जितना कि महान हिमालय के समय में। जब महान हिमालय की श्रेणियाँ बनी तो वो काफ़ी ऊंची ऊंची बनी और एक सतत श्रेणी भी इसको कहते हैं हम, तो ये हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से 4 श्रेणियाँ हैं हिमालय की। हालांकि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय के पार इसको बोला जाता है और इसको हिमालय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये हिमालय, ट्रांस का मतलब हिमालय के पार। तो हिमालय की वैसे 3 ही श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इसको नहीं इसमें इंक्लूड किया जाता है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा था कि ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है या नहीं, तो नहीं है, उसको बस पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि हिमालय के उधर वाला क्षेत्र जो तिब्बतन पार्ट में पड़ता है और थोड़ा सा हमारे उत्तराखंड में भी पड़ता है, तो उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन ये पार्ट नहीं है हिमालय का। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है, जो शिवालिक है उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत। तो दक्षिण देहरादून, उत्तरी देहरादून, टिहरीगढ़, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिण चंपावत 7 जिले और पूर्व पश्चिम में फैले हुए पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर है। और पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये आपकी 50 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। क्या कह रहा है? पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। किसकी? शिवालिक श्रेणी की। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, और 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व यह निर्मित हुआ है। और मायोसीन से निम्न प्लेस्टोसीन कब निर्मित हुआ है ये?
कब निर्मित हुआ है? मायोसीन से प्लीस्टोसीन तक। और इसमें जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? तो जीवाश्म होते हैं जो जीव जंतु होते हैं, और जो मछली जीव जंतु या फिर रेप्टाइल्स होते हैं उनके अवशेष, इनको हम जीवाश्म कहते हैं। इस श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती है। कितनी? 5 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी? पश्चिम रामगंगा, अटागाड़, पूर्वी रामगंगा, वूनो, और एक और है, पश्चिम रामगंगा हो गया, अटागाड़ हो गया, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार हो गया, और वूनो। हाँ, ये 5 नदियाँ निकलती हैं। और ये पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में इसका पूरा क्षेत्र है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये। और दूधातोली श्रृंखला है एक। श्रृंखला क्या होती है दोस्तों? श्रेणी तो क्या कहते हैं, पर्वत तो एक ही होगा, लेकिन पर्वत जब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और एक कतार में होते हैं, तो इनको हम श्रेणी कहते हैं। तो ये हिमालय का ही एक क्षेत्र है, मतलब हिमालय की श्रेणियों का ही एक क्षेत्र है छोटा सा। और इसमें क्या है कि इन श्रेणियों पर बुग्याल, चारागाह, बाज, खरसू व कैल वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं। और कह रहा है कि दूधातोली में 5 नदियों का संगम तो हमने पढ़ लिया था। उद्गम यहाँ से दूधातोली की जो श्रेणियाँ हैं वहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, ये पढ़ लिया था। और यहाँ पर बर्फ़ गिरी रहती है, काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है ये। तो जब बर्फ़ मार्च के अंतिम सप्ताह में जब गर्मियों का समय आता है तो बर्फ़ पिघलती है, तो तब जाके यहाँ पर गद्दी और गूजर अपने पशु चराने आते हैं, ठीक है। जब छोटी छोटी घास उगाती है वहाँ पर, तो गद्दी और गुजर वहाँ पर पशु चराने आते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से तो आप जानते ही होंगे। तो इनसे ये इस क्षेत्र से काफ़ी प्रभावित हुए, और यहीं कोदिया बगड़ नाम का एक स्थान है, यहाँ पर इनकी समाधि है। किनकी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। 12 जून को उनकी याद में यहाँ पर मेला भी लगता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह ने नेहरू से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की भी मांग की थी, जबकि गैरसैंण जो है चमोली का, वो इसी क्षेत्र में है। जैसा कि आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया गया है कि चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के 3 जिलों में ये क्षेत्र फैला हुआ है। सबसे लास्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। आगे देख लेते हैं हम। इस श्रेणी का क्रम हिमालयी नदियों के द्वारा जगह जगह पर खंडित हो गया है। तो बहुत सारी नदियों के प्रवाहित होने से क्या हो गया दोस्तों? एरिया कट फट गया है। तो जैसे टिहरी हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी रामनगर आदि क्षेत्र, नैनीताल में भकड़ा, कोसी, नंदौर आदि के द्वारा यह जो श्रेणियाँ हैं वो कट फट गई हैं, क्योंकि नदियों ने काट दिया है इस क्षेत्र को, ठीक है। गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि नदियों ने काट दिया है क्षेत्र। तो क्या होता है, एक तरफ का क्षेत्र ऊंचा रह जाता है दोनों तरफ का, और बीच में नदी प्रवाहित होती है, तो वो क्षेत्र गहरा हो जाता है। ग्रीष्मकालीन में यहाँ मौसम ज़्यादा सुहाना रहता है, और यहाँ पर पर्यटन केंद्र इसी क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुए हैं। पेड़ देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं मेन। तो शीशम, सेमल, आंवला, बांज, साल, जो PCS मेंस देने जाते हैं उनको कभी जैसे पूछ लिया जाता है ऐसे में, तो वो सब चीज़ें डिटेल में लिखने के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए। शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बेत, बांस आदि के वृक्ष यहीं इस क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म व आर्द्र है, ठंडी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र नहीं है। जैसा कि आपने देखा था ऊपर, वहाँ पर भी देखा था कि इतना ऊंचा क्षेत्र नहीं है ये। 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक की इसकी हाइट रहती है, ठीक है। तो अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र है, मतलब रहने लायक जलवायु है यहाँ पर। और ग्रीष्मकाल में काफ़ी वर्षा यहाँ पर होती है। ग्रीष्मकाल का मतलब है हमारा क्या? जुलाई से यहाँ पर जून में यहाँ पर मानसून आ जाता है, और जुलाई अगस्त तक यहाँ पर बारिश होती है, सितंबर तक, ठीक है। तो 200 से 250 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर बारिश होती है। और खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और देहरादून के पास मंदारासु, बड़कोट, ऋषिकेश, डोलामाइट चट्टानों से में चूने मिलते हैं। तो उत्तराखंड में खनिज कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और इसमें बालू, संगमरमर, जिप्सम आदि शैल खनिज भी मिलते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि उत्तराखंड की शिवालिक श्रेणी में कौन सा खनिज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर एस्बेस्टस भी होता है एक, ये भी मिलता है, लिखा नहीं है यहाँ पे। तो डोलामाइट चट्टानें मिलती हैं, बालू, संगमरमर, जिप्सम और फास्फेट शैल खनिज भी मिलते हैं। अब दून और द्वार क्षेत्र देख लेते हैं। देखो दून क्षेत्र क्या होता है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो कि 2 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसी को हम द्वार कहते हैं। तो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण में, मैं ये कह रही थी कि शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में, जब आपने शिवालिक श्रेणियाँ देखी और मध्य हिमालय उसके ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है, बीच वाले क्षेत्रों को हम दून कहते हैं, दून और द्वार क्षेत्र कहते हैं। तो ये दून और द्वार क्षेत्र एक ही होता है, लेकिन हाँ, जब उत्तराखंड राज्य में हम इनको देखते हैं तो इनको पश्चिम में दून कहते हैं, ठीक है। पश्चिम में क्या कहते हैं? पश्चिम में कहते हैं दून। और उसी
शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार। लघु और मध्य हिमालय क्षेत्र देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में है। तो चंपावत पूर्वी छोर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून के पश्चिमी छोर। ठीक है, इन जिलों में ये मध्य हिमालयी क्षेत्र विस्तारित है और 70 से 100 किलोमीटर तक इसका पूरा एरिया है। और जो ऊंचाई है इसकी वो 1200 से 4500 मीटर तक है। कितनी है? 1200 से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि नाग टिब्बा मसूरी रेंज, जो नाग टिब्बा और मसूरी रेंज है वो कौन से श्रेणी में है? तो वो है आपकी इसी श्रेणी में, यानी कि लघु हिमालयी क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पूछा जाता भी है, भी याद करने लायक है। चंद्रबदनी आपका टिहरी में है, मणिचंद्रा, हटकुणी, लाल टिब्बा, दूधा तोली भी, इसका भी ज़्यादातर क्षेत्र आपका लघु हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है। आगे देखते हैं, जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। जीवाश्म आपको बता ही दिया है। आगे है, वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है इनका निर्माण किससे हुआ है? वलित एवं कायांतरित चट्टानों से। ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। और इनका जो फॉर्मेशन है वो कौन से काल में हुआ है? ये काल क्या है दोस्तों? तो क्या हुआ था कि जब जब से अर्थ का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है जब से अर्थ का, तब से उनको कुछ कालों में बांटा गया है। तो 4 युगों में बांटा गया है और उनके पीरियड्स हैं। तो इन्हीं में से प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक काल में मध्य हिमालय का निर्माण देखने को मिलता है। जबकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो शिवालिक का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? प्लीस्टोसिन से मायोसिन, है ना, यही पढ़ा था अभी हमने। और इनमें हम देख लेते हैं कि आगे खनिज कौन कौन से हैं। तो ये है आपका तांबा, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा और पौड़ी में है। ये काफ़ी कठिन होते हैं ये, मतलब अलग से अगर जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि निम्न में से कौन सा खनिज अल्मोड़ा जनपद में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि तांबा अल्मोड़ा और पौड़ी में पाया जाता है। एस्बेस्टस आपका पौड़ी और ग्रेफाइट में पाया जाता है। और पौड़ी एस्बेस्टस आपको पौड़ी गढ़वाल में सिर्फ पाया जाता है, और जगह नहीं लिखा है। और ग्रेफाइट आपका पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में पाया जाता है। जिप्सम एवं मैग्नेसाइट भी आपका इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे है, इस श्रेणी के दक्षिण की ओर के ढाल तेज हैं, ठीक है। तो उत्तर में ये ऐसे है, ठीक है ना। उत्तर में जब ये पूरा यहाँ पर महान हिमालय से लगते ये ऐसा है, ठीक है ना। और जो इसका दक्षिण का ढाल है, मतलब ये वाला ढाल है, ये काफ़ी तीव्र है और ये वाला बोला कम है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलती हैं? तो सरयू दिखती है, पश्चिमी रामगंगा, लदियार, नयार और मंडल। तो अभी हमने देखा कि रामगंगा और नयार जो है वो दूधा तौली श्रेणी से निकल रही थी, और दूधा तौली श्रेणी पर्वत श्रेणी है एक, जो कि इसी क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। आगे है कि कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिण ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनेक ताल व झील, जो जितने भी ताल और झीलें भी आपको देखने को मिलती है वो इसी श्रेणी की विशेषताएं हैं। जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल। नैनीताल का बहुत सारा का सारा हिस्सा इसी क्षेत्र में पड़ता है, लघु हिमालय क्षेत्र में, और काफ़ी हाइट पर है वो। तो हाइट आपने देख ही ली है कि 1200 से लेकर 4500 4500 की हाइट पर आपका ये लघु हिमालय क्षेत्र है। और इतनी हाइट के बीच में जितने भी ज़िले आपको मिलेंगे वो सारे ज़िले आपकी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और वर्षा काल में यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 160 से 200, और वहाँ पर हमने 250 तक पड़ी थी, है ना, शिवालिक में। आगे है, गर्मियों में बहुत सुहावना मौसम रहता है और काफ़ी बैलेंस रहता है, बढ़ता नहीं है मतलब इतना कि हाँ 40 डिग्री या 45 डिग्री, जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं। हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, रामनगर हो गया, कोटद्वार हो गया, हाँ ये सब क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है, मैदानी क्षेत्र है तो टेम्परेचर काफ़ी ऊपर हो जाता है। इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में जो वनस्पति वेजिटेशन मिलती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। शीतोष्ण का मतलब होता है टेम्परेट, एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं इस क्षेत्र में। और संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 45 से 60%, जितना भी क्षेत्र है लघु श्रेणी का उसका 45 से 60% जो है वो भाग वनाच्छादित है, मतलब उस पर वन है। और वनों में क्या क्या है? मेन है आपका बांज है, खरसों है, चीड़ है, फर है, देवदार है, साल है, सरो है। ये आप जानते हैं, ये सारे ही पेड़ ऐसे हैं कि जो कि
1500 से ऊपर की हाइट पर ही मिलेंगे आपको। तो वो खुद ही हो गए कॉनिफेरस फॉरेस्ट। आपको पता है कि बांज इसमें कॉनिफेरस नहीं है, लेकिन बांज एक ऐसा पेड़ है कि जो काफ़ी ऊंचाई पर पाया जाता है, लेकिन हाँ कॉनिफेरस नहीं है, वो एक टाइप ऑफ कॉनिफेरस है। पत्तियाँ होती हैं इसकी, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं इस तरह की पत्तियाँ होती हैं इसकी बांज की, एग्जैक्ट ऐसी ही। और जो चीड़ है आपका, उसका तो आपको पता ही है कि पेड़ कैसा होता है, ऐसा। और देवदार का आप जानते हैं, देवदार। तो इस तरह के पेड़ हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कि इसी क्षेत्र में जो क्षेत्र निचले क्षेत्र हैं और जिन क्षेत्रों में बारिश कम हो पाती है, तो वो क्षेत्र आपके गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, कश्मीर में इनको मर्ग बोलते हैं, ठीक है। और जबकि हमारे उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं, जो घास वाले क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे मैदानी क्षेत्र, इनको कहते हैं हम बुग्याल या पयार कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार पीसीएस में कि उत्तराखंड में जो घास वाला क्षेत्र होता है, जो मध्य श्रेणी में पाया जाता है, मध्य हिमालय श्रेणी में, उसको क्या कहते हैं, तो बुग्याल और पयार कहते हैं। यहीं पर पशुचारण करने आते हैं गद्दी जनजाति वगैरह के और सारे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग रहते हैं, और पशुचारों के लिए इसीलिए इसको स्वर्ग कहा जाता है। आगे है कि मानव निवास तथा कृषि की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ अधिकांश मिट्टी पथरीली है, फिर भी वहाँ नीचे पहाड़ों से लेकर नदी की घाटियों में कृषि की जाती है। जहाँ पर भी सूटेबल दिखता है वहाँ पर कृषि की जाती है। कैसे कृषि की जाती है, सीढ़ीदार खेत बना करके, क्योंकि दोस्तों अभी बताया कि ढाल तेज़ है, तीव्र है ढाल, तो यहाँ पर सीढ़ीदार खेत बना करके क्या की जाती है, खेती की जाती है। और अलकनंदा की घाटी चूहा ज्वार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन से ज्वार के लिए, चूहा ज्वार के लिए। और अल्मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, मक्का के लिए। तो सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट 2500 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किए जाते हैं। ये पेड़ों की विशेषता ही होती है कि छोटे बहुत कम हाइट पर नहीं उगाए जा सकते हैं। 2000 के ऊपर की मीटर की हाइट इनको चाहिए होती है उगाने के लिए। आगे वृहद हिमालय की देख लेते हैं हम। मध्य हिमालय के ऊपर यानी कि उत्तर के क्षेत्र में मध्य हिमालय की स्थिति होती है, और यह आंतरिक हिमालय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो शिवालिक था उसको बाह्य हिमालय कहा जाता है, सबसे बाहर की ओर है आउटर हिमालय, और इसको इंटीरियर हिमालय कहा जाता है, जो आपका महान हिमालय है। इसी का नाम हिमाद्री भी है, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय भी इसी को कहते हैं। उत्तराखंड में इसकी चौड़ाई कितनी है, उत्तराखंड में इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। और 4500 से 7817 मीटर की हाइट तक यह क्षेत्र ऊंचा है। और इसी क्षेत्र में आपकी गगनचुंबी जो पर्वत चोटियाँ होती हैं वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं आपको। हमने क्या पढ़ा था, लघु क्षेत्र में, लघु श्रेणी में तो हमको क्या क्या मिल रहा था, मध्य श्रेणी में हमको ज़्यादातर मिल रहे थे जैसे ताल वगैरह, झील वगैरह, और हमें मिल रहे थे घास के मैदान वगैरह। दूधातोली श्रृंखलाएँ हैं तो वो छोटी छोटी हैं, इतनी ऊँची नहीं है। लेकिन इस श्रेणी में हमें नंदा देवी जैसे, जिनके 7-7, 8-8 हज़ार की हाइट वाली श्रेणियाँ हमें देखने को मिलेंगी, वह हम आगे पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यह कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। तो यह है आपका उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, 6 जिलों में यह पूर्व से पश्चिम फैली हुई है ये श्रेणी। और महान हिमालय को भागीरथी, अलकनंदा, धौली और गोरी आदि नदियों ने खंडों में विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो जो भागीरथी, अलकनंदा, धौली और गोरी हैं, ये नदियाँ इस महान हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं नया लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि नयार जो है और अटागाड़, विनोब है, ये सारी नदियाँ आपकी लघु हिमालय श्रेणी की नदियाँ हैं। आगे देख लेते हैं बंदरपूंछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, गौरीमाणा, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदकोटी, पंचचूड़ी, कुटियांग, ये सब इस महान हिमालय की विशेषताएं हैं। महान हिमालय श्रेणियों के प्रमुख चोटियों को अधोलिखित चार्ट में आप देख सकते हैं। तो आइए हम चार्ट देख लेते हैं। एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन में, सीक्वेंस लगाने के लिए आ रखा था कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की वो लगाए हैं इनको। तो लिखा था पूर्वी नंदा देवी बड़ी है, या जो है कामेट बड़ी है, और पश्चिमी नंदा देवी। और तो इनमें से ध्यान रखना चाहिए जो पश्चिमी नंदा देवी है, ठीक है। जो पूर्वी नंदा देवी है वो उसकी हाइट कम है, और जो पश्चिमी नंदा देवी है यानी कि इस साइड वाली, इसकी हाइट ज़्यादा है, 7817 मीटर। और ये इसी को नंदा देवी चोटी बोलते हैं असल में, इसको नहीं बोलते हैं। ये पिथौरागढ़ और चमोली के बॉर्डर पर है ये वाली। और जो पूर्वी है तो इधर पूर्व है, ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। तो वेस्ट जो नंदा देवी है उसको बोलते हैं, वो सबसे ऊंची चोटी है हमारे उत्तराखंड की। और दूसरी ऊंची चोटी हमारी कामेट है, जबकि पूर्वी नंदा देवी हमारी
तीसरी ऊंची चोटी है। फिर माणा क्या है, चौथी सबसे ऊंची है। बद्रीनाथ पांचवी सबसे ऊंची है। चौखंबा, त्रिशूल, जो पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में ये सब दे देते हैं आगे पीछे करके, और उनको सीक्वेंस में लगाना होता है कि सबसे लंबी चोटी को सबसे पहले रखो। तो इस तरह से ये वाला चार्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में विशाल हिमनद, ठीक है, हिमनद है, यहाँ पर ग्लेशियर हैं आपके महान हिमालयी क्षेत्र। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विशाल हिमनद किस श्रेणी की विशेषताएँ हैं। हिम नदियों को हिमानियाँ और बर्फ़ की नदियाँ, क्योंकि इनमें बर्फ़ प्रवाहित होती है, वह बमक आदि नामों से भी जाना जाता है। अब बमक क्या है, बमक, तो बमक है आपकी ग्लेशियर, क्या है, ग्लेशियर। बमक क्या है, ग्लेशियर है आपका। अब एक और पॉइंट ये देख लेते हैं कि इस श्रेणी में चट्टानें क्या है, 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी है। मैंने कहा ना कि हिमालय की उत्पत्ति कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इसकी अलग अलग श्रेणियों की उत्पत्ति अलग अलग काल में हुई है। पहले महान हिमालय, फिर इसके बाद इसके दक्षिण में लघु हिमालय, फिर इसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। तो इनको करोड़ों साल लगे हैं। करोड़ों साल पहले ये बना होगा, फिर उसके कई सालों बाद ये बना होगा, और एक साथ नहीं बना होगा। इसके बनने की निर्माण प्रक्रिया बहुत सालों तक रही है। जबकि शिवालिक अभी भी निर्माण के अपने बनने के क्रम में है, क्योंकि ये अभी भी बन रहा है। और सबसे नवीन श्रृंखला अगर किसी को कहेंगे तो वो शिवालिक श्रृंखला ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि हिमालय अभी बनने के क्रम में है, अभी बना नहीं है पूरा। तो ये बनता रहता है, होता रहता है इसका फॉर्मेशन। इसी क्षेत्र में अनेक दर्रे भी हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, चोटियाँ वर्ष भर ढकी रहती हैं, और यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, ठीक है। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कोई नहीं रहेगा। तो ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, ग्रीष्मकाल में, यानी कि सर्दियों में नहीं, ग्रीष्म में। ग्रीष्म का मतलब वही है, जून से लेकर के सितंबर तक मानसूनी हवाओं से पर्वतों से टकराकर खूब वर्षा करते हैं। इसी क्षेत्र में 12 से 13 हज़ार फीट से ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव होता है। कितने हज़ार फीट से, 12 से 13 हज़ार के ऊपर देखने पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं यहाँ पर, नहीं के बराबर है। बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वनस्पतियों को उगने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है। जबकि निचले भागों में 12 से 13 हज़ार से 10 हज़ार फीट तक कुछ घासें व झाड़ियाँ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। 10 हज़ार फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान भी मिल सकते हैं, जो अगर इसी क्षेत्र में अगर जो कम ऊंचाई पर जो क्षेत्र होंगे, मतलब डिप्रेशन में जो क्षेत्र होंगे, उन पर आपको घास वाले क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें बुग्याल और प्यार इनको भी कहते हैं। इस क्षेत्र में भी मिल सकते हैं, ठीक है। वैसे बुग्याल और प्यार मेनली लघु हिमालय क्षेत्र यानी मध्य हिमालय क्षेत्र की विशेषताएँ हैं, और अल्पाइन पास्चर आदि नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। और फूलों की घाटी बहुत ही फेमस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूलों की घाटी भी किस क्षेत्र में है, महान हिमालय क्षेत्र में। बृहद हिमालय के मूल निवासियों को कठोर भोटिया लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास नहीं करते हैं, लेकिन एक आदिवासी जनजाति लोग यहाँ पर, भोटिया लोग यहाँ पर निवास, उत्तर का जो चमोली वाला क्षेत्र है आपका, और जो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं। और चमोली क्षेत्र में भोटिया लोग निवास करते हैं। फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि भी करते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है। कृषि होती है, कम मात्रा में होती है। और गर्मी के 4 महीने जौ, मंडुवा और गेहूँ आदि की पैदावार उगाते हैं ये लोग। और यहाँ के निवासियों का मेन जो कार्य है वो कृषि, पशुपालन है, ठीक। उन्हीं हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि से संबंधित व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। नदी घाटियों से सौका व जोहार आदि भोटिया अपने पशुओं को लेकर आते हैं, ठीक है। तो जाड़ और मारसा और तोलसा ये आपके भोटिया की ही उपजनजातियाँ हैं। तो ये अपने पशुओं को चराते हैं इस क्षेत्र में, यही कह रहे हैं। आगे हम ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय का भी बहुत कम क्षेत्र हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, और ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो इसकी श्रेणियाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी ही हैं, महान हिमालय से कम ऊँची हैं इसकी श्रेणियाँ। तो इस तरह से चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर है, और ऊँचाई है इसकी 2500 से 3500 मीटर तक। और इस क्षेत्र का पर्वत श्रेणियों को जास्कर श्रेणी कहा जाता है। क्या श्रेणी कहा जाता है? जो ट्रांस हिमालयी श्रेणियाँ हैं वो जास्कर श्रेणियाँ कौन से श्रेणियों का हिस्सा हैं? तो वो हैं आपके ट्रांस हिमालय। जलो, खाल, माड़ा, लीती, चलहोती, शलगल, किंगरी, दारमा, लीपुलेख आदि दर्रे इसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो जो नीति माणा दर्रे हैं वो किस क्षेत्र के, किस हिमालयी श्रेणी की विशेषता है? तो ये है आपका ट्रांस हिमालय की। अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।